अब इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्हें इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर कहा जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अख्तर अली साहब लगातार 2023 तक इसी हॉस्पिटल में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे और उन्होंने तब तक कई बार शिकायतें की। वो कोर्ट में भी गए, उन्होंने विजिलेंस कमिश्नर को भी चिट्ठियां लिखी। आज वो हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। अख्तर अली साहब, आपने बहुत सारी शिकायतें की। आप बता रहे हैं कि डेड बॉडीज के भी ट्रांजैक्शन में कई तरीके से अस्पताल में वो इधर उधर कर रहे थे। प्रिंसिपल पर ये गंभीर आरोप आपके हैं। अब जबकि इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में रेप और हत्या का ये बर्बर कांड हुआ है, क्या कुछ कड़ियां आपको अपनी पुरानी शिकायतों और इस केस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, जुड़ती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि अगर इनके खिलाफ पहले एक्शन हो जाता, क्योंकि ये बहुत गंदे इंसान है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, न इनका कोई दीन है ना धर्म है। मैंने जो लगाए थे इन पे चार्जेस, उसको मैंने एक्सपोज भी किया था मीडिया के थ्रू, और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे, मगर ये बहुत अफसोस है कि इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक आदमी जो अपनी सिक्योरिटी पे 20 सिक्योरिटी और 4 बाउंसर खर्च करते, वो स्टूडेंट को सिक्योरिटी क्या करेंगे। और इन्होंने पूरे कॉलेज को, जो कॉलेज एक जमाने में ईस्टर्न इंडिया का एक नंबर कॉलेज आता था, पूरा एकदम स्पॉइल कर दिया, उस कॉलेज को बर्बाद कर दिया। हाँ। और ऐसा गंदा गंदा काम कॉलेज में ये 2 साल में किए हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। क्या आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है? आप जैसे अख्तर साहब गंदा काम कह रहे हैं, आपने अपनी आंखों से इस प्रिंसिपल को क्या करते हुए देखा है? मैं जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट था तो इनका सबसे पहला जो मैंने देखा, स्टूडेंट लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। स्टूडेंट खास करके कम उम्र के जो बच्चे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के होते थे, उनको टारगेट करना और अपने कुछ स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा करवाना, उन लोगों से फेल करवाना, और रैगिंग, ये रैगिंग भी करवाते थे और आंदोलन इन्हीं लोगों को देके करवाते थे। और जूनियर स्टूडेंट को गेस्ट हाउस में बैठा के शराब पिलाते थे। तो ये इंसान प्रिंसिपल कहलाने के लायक है? आपसे मेरा सवाल है, बताइए। इस तरह का इंसान, मैंने इनके अगेंस्ट में हायर लेवल में कंप्लेन किया, उस वक्त के चेयरमैन को कंप्लेन किया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में किया। स्टूडेंट लोग 1 महीना आंदोलन किया, हंगर स्ट्राइक किया, इस आदमी का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो करप्शन इन्होंने और बढ़ा दिया। जब मैंने देखा कि ये कुछ स्टूडेंट का जिंदगी बर्बाद कर दिए, उनके जिंदगी से खेले, तो मैं रह नहीं सका, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भी बाप हूं, 2 बेटियों का बाप हूं। उस वक्त 2023 का मार्च का महीना था। फिर इनको मैंने सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम में एक्सपोज किया। उस वक्त तक हायर लेवल में कंप्लेन किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बताया, मीडिया ने इनको एक्सपोज किया। फिर बदकिस्मती से इनका कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार लड़ता रहा, इस लड़ाई को मैंने ऊंचे लेवल तक ले गया। एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर के ग्रीवेंस में भी मैं जाके उनके दफ्तर में कंप्लेन दिया। मैंने सारे सबूत दिए। ये सबूत आज भी कुछ मीडिया के पास है, मैं उनका नाम भी बोल सकता हूँ, जिनको मैंने दिखाया, मीडिया ने कवरेज किया। अगर इस आदमी का उस वक्त एक्शन होता, सस्पेंड होता इसके खिलाफ, तो आज ये रैकेट इतना बढ़ता नहीं और इस तरह का हादसा नहीं होता, जिसके लिए इंसानियत भी शर्मसार है। हम भी शर्मिंदा है इस हादसे के लिए, क्योंकि उस कॉलेज में मैंने भी काम किया है। ये जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये क्या आप ये कह रहे हैं कि शराब जूनियर छात्रों के साथ, ये कॉलेज के परिसर में शराब पीते थे? जी, ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये कुछ जूनियर स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बैठा के गेस्ट हाउस में शराब पिलाते थे और वो स्टूडेंट इनके लिए पैसा कलेक्ट करते थे। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को फेल कराना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फेल कराना। और ये बोलने में मुझे काफ़ी शर्म महसूस हो रही है, मगर क्या करूं, जो हकीकत है। ये छात्र लोग कभी कभी गेस्ट हाउस में लड़कियां भी बाहर से लेके आते थे। आप जो बता रहे हैं उसको सुनकर मैं बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं शॉक्ड कंडीशन में, और हमारे दर्शक भी जो सुन रहे होंगे वो भी इससे पूरी तरह से, मतलब कल्पना करना मुश्किल है कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल आपके आरोपों के मुताबिक इस तरह से छात्रों के साथ कॉलेज परिसर में सेवन, और आप लड़कियों की भी बात बता रहे हैं। सबने आंखें बंद कर ली थी क्या? मतलब बाकी जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टाफ था,
कुछ तो वहां सिक्योरिटी डिप्लॉयड होगी हॉस्पिटल में। सब आंखें बंद थी अगर इस तरह की करतूतें वो कर रहा था। ये इतना इन्फ्लुएंशियल थे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये 4-5 डेड बॉडी को लेकर के ये वर्कशॉप में दे दिए थे, जो वारिस बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि अनक्लेम, जिनके रिलेटिव थे और वर्कशॉप के लिए फ्रेश बॉडी दे दिए थे। इसके अगेंस्ट में बहुत हाई लेवल में कंप्लेन हुआ नेशनल कमीशन में। इसके अगेंस्ट में मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल किया था और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को छेड़छाड़ किया गया। मगर वह अफसोस की बात है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। नेशनल कमीशन लेवल पे भी इंक्वायरी हुई, मगर ये सारा दब गया। मुझे समझ में नहीं आया। हाई कोर्ट भी पीआईएल को खारिज कर दिया। मैं समझ सकती हूँ कितनी आपको हताशा इस पर हुई होगी, क्योंकि अब जबकि ये मामला सामने आ रहा है तो सबका जो लेंस है वो अब इस प्रिंसिपल पर पहुंच रहा है। किस तरह का रसूख, किस तरह का पावर कनेक्शन इस आदमी का था? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कई शिकायतें, विजिलेंस कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी, आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किस तरह का इसका पावर कनेक्शन जो आप बता रहे हैं वो क्या था, किसके साथ था? देखिए, मैं जो जानता हूं, आज मेरे लाइफ भी स्टेक में है और मैं सारे लोगों को जानता हूं, इनके ऊपर भी और इनके नीचे भी। मगर मैं यहाँ की जनता और मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए आज मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। मैंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है और मैं चाहता हूं कि ये जो नेक्सस संदीप घोष चलाते हैं, इसके साथ और भी लोग जुड़े हैं। ये लोग जो पैसे के लिए मासूम बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं, इस नेक्सस को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें। मैं केस किया हूं और मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए बोला इस केस में कि ये रैकेट जो है, ये करप्शन का सिर्फ रैकेट नहीं है, ये एक इंसानियत, आप सोचिए, बायोमेडिकल वेस्ट का रैकेट है, डेड बॉडी का रैकेट है। तो इसमें संदीप घोष अकेला नहीं चला रहा, उसके ऊपर में भी कुछ आदमी है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उसके नीचे में जो उसका हो करके पैसा कलेक्ट करते हैं। ये टोटल 10-15 लोग हैं। इन सबको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे। आप अपनी जान को भी खतरा बता रहे हैं, लेकिन आप मीडिया के सामने आए हैं और आप सच आज बोल रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, और जांच तो चल ही रही है, हम सब आपके साथ हैं। अख्तर अली साहब, मुझे ये बताइए, डेड बॉडी रैकेट जो आप कह रहे हैं, उसमें ये क्या क्या करता था आरोप के मुताबिक? ये डेड बॉडी में दो तरह का बॉडी होता है। एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी होता है, जैसे एक्सीडेंट केस जिसका कोई वारिस नहीं है, उसको क्या करते थे ये कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी की कमी होती है डिसेक्शन के लिए। हमारे सरकारी जगह में काफ़ी बॉडी आते हैं, तो ये उस सब बॉडी को चैनलाइज करके वो सब प्राइवेट जगह भेज देते थे। दूसरी चीज है कि ये डेड बॉडी की जो उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया था, वर्कशॉप होता है अलग अलग जगह, कैडवर वर्कशॉप होता है, जो जैसे अलग अलग सर्जरी वगैरह का होता है, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो वो सब वर्कशॉप के लिए दे देते थे। उसमें भी इनको बेनिफिट मिलता था, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था। और ये मतलब रूल्स के भी खिलाफ है कि आप कोई भी जिसका वारिस है उसके कंसेंट के बिना नहीं दे सकते। और अगर अनक्लेम्ड डेड बॉडी है जिसका वारिस नहीं है तो 3 दिन से 5 दिन पुलिस का रिपोर्ट आता है, फिर उसको अगर वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसी हिसाब से रिचुअल के साथ डिस्पोज करने का नियम है। और इसमें कॉरपोरेशन का हम लोग हेल्प लेते थे, कॉरपोरेशन को हम लोग इन्फॉर्म कर देते थे, कॉरपोरेशन वो बॉडी ले आके अकॉर्डिंगली डिस्पोज करती थी। मतलब आपके मुताबिक जिंदा तो जिंदा, ये मरे हुए लोग, ये मुर्दा शवों का भी धंधा कर रहा था ये आदमी। जी, ये इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है। आपको शायद इनका रिकॉर्ड नहीं मालूम है, इनकी पहली बीवी थी, उनका सीजर हुआ था, उनके पेट में इन्होंने लात मार दिया, सीजर का स्टिच फट गया, वहाँ के लोकल लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, बीच में वो मर गई। ये आपको वहाँ के 12 साल के लोगों ने बताया जहाँ ये पहले रहते थे। अच्छा, अब अख्तर अली साहब, ये जो सिविक वॉलंटियर्स, क्योंकि इस केस में मुख्य आरोपी एक सिविक वॉलंटियर है संजीव रॉय, इनकी कैसे नियुक्ति होती थी, ये कौन था, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सिविक वॉलंटियर जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल होता है
और ये लोग मतलब परमानेंट स्टाफ नहीं होते और ये पुलिस के अंडर में होते हैं। वहाँ का पुलिस का जो ओसी वगैरह होता है उसके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ये संजय के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि प्रिंसिपल साहब जो है वो बाउंसर रखते थे, जिसमें टोटल 4 बाउंसर था। और 4 में ये संजय को जब मैंने टीवी में देखा, मैं तो उस वक्त आरजीकर में अभी हूँ नहीं, तो मैंने देखा तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक वक्त वो प्रिंसिपल के साथ ही रहता था। प्रिंसिपल के साथ वो घूमता था और उसके साथ में और भी 3 लोग थे। तो तब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मगर इसका रसूख वहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार रूम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उस कॉलेज में मैंने 16 साल दिया, तो उस कॉलेज का चप्पा चप्पा, वहाँ जो एरिया में सेमिनार रूम है वो बहुत सिक्योर एरिया है। उसके पहले बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेस है, जैसे नर्सिंग स्टेशन है, उसके पहले आरसीयू है, रिस्पिरेटरी केयर यूनिट है, मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है। तो वहाँ तक जाने का कोई सवाल नहीं होता। ये ऐसा, मैं अभी तो चूंकि सीबीआई कर रही है इसलिए मेरे लिए कुछ बोलना मुश्किल है, मगर यह भी हो सकता है कि ये प्लान मर्डर हो, क्योंकि वहाँ तक तो जाना मुश्किल है। ये उसके पहले वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी ब्लॉक है और उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पुलिस आउटपोस्ट है, जिसको हम लोग पुलिस फाड़ी बोलते हैं। उसके सारे जो भी बैरक है वो रहते वहीं रहते, वहाँ पे कंट्रोल है सीसीटीवी का और वहाँ पे मॉनिटरिंग भी होता है। उस बिल्डिंग में जनरल इमरजेंसी है, क्रिटिकल केयर यूनिट है, पीडियाट्रिक वार्ड है। तो वो बिल्डिंग काफी सिक्योर है। मतलब हम लोग राउंड में भी जाते थे तो कोलैप्सिबल गेट में ताला लगा होता था, हम लोग सिक्योरिटी को आवाज देके ताला खुलवा के तब वार्ड के अंदर ढुकते थे। तो ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि संजय वहां जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि संजय के साथ कुछ और लोग, फिर भी सीबीआई इसको इंक्वायरी कर रही है, तो मेरे लिए इसको बोलना ठीक नहीं होगा। आपकी बातों से 2 बात मैं जिस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्या आपको भी ऐसी आशंका है कि ये गैंग रेप हो सकता है, 1 से ज्यादा लोगों का किया हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए? हालांकि आप नॉन मेडिकल स्टाफ हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लग रहा है? और दूसरा, चूंकि ये बाउंसर था, पहले से ये करीबी रहा है, साथ रहता था प्रिंसिपल के, क्या इस वजह से उसको बचाने की कोशिश आपको लगता है कि की गई? क्योंकि शुरू में तो फैमिली को हॉस्पिटल से फोन गया और सुसाइड बता दिया था। देखिए, एक डॉक्टर है जो लास्ट ईयर एक यूजी काउंसलिंग का स्कैम किए थे, मतलब वो बिल वगैरह 9 लाख का बिल को 39 लाख बना दिए थे। फिर वो डॉक्टर घूमने के लिए बेल्जियम चले गए, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। वो डॉक्टर फॉरेंसिक मेडिसिन का है, उनको एक काम में बहुत महारत हासिल है जो मैंने देखा है, 2 नंबर को इलीगल को लीगल करना। और डॉक्टर संदीप घोष के लिए वो यही करते थे। उससे बेनिफिटेड ये होते थे कि उनको प्लैटिनम जुबली में बिल्डिंग में जिसमें संदीप घोष रहते थे एक एयर कंडीशन चेंबर दिया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन में वो काम नहीं करके सारा दिन संदीप घोष के लिए ही काम करते थे। अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया को एक्सपोज करना होगा। वो इलीगल काम को संदीप घोष के लिए लीगलाइज करते थे। एक आखिरी सवाल आपसे जो मैं पहले भी पूछा था, उसका मैं जवाब आपसे चाह रही थी। क्या आपको ऐसी आशंका लगती है, ऐसा शक होता है कि चूंकि ये इतना करीबी था, बाउंसर के तौर पर आपने इसको पहले देखा है, मेन अक्यूज को, मुख्य आरोपी को, आपको लगता है कि उसको इसीलिए बचाने के लिए कवर अप शुरू में किया जा रहा था अस्पताल की तरफ से, जब तक मीडिया का लगातार इस पर प्रेशर नहीं बना, जब लोग सड़कों पर उतर गए, चारों तरफ से घिरने के बाद सच सामने आने लगा? लेकिन शुरू में तो अस्पताल से परिवार को कॉल चला गया था कि ये सुसाइड है। क्या मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की होगी प्रिंसिपल ने, ऐसा आपको लगता है? जी देखिए, ये प्रिंसिपल कैरेक्टरलेस थे। ऐसे भी इनके बारे में मैंने जो भी सुना है बाहर से और जो मैंने देखा है वो बहुत ही गंदा है। और मुझे लगता है ये कम उम्र की लड़कियों को टारगेट करते थे और ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा करते थे कि ताकि उनके साथ संबंध बनाया जा सके। ये मेरी खुद आंखों देखी हुई है और इसमें मैंने दो लड़कियों को विक्टिम होते हुए देखा है। मगर कभी कभी क्या है ना कि हम लोगों का भी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत गुहार लगाया, हर जगह गुहार लगाया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब आपके जरिए पूरा देश भी आपको सुन रहा है और इसी के साथ साथ आप कोर्ट में भी गए हैं, तो उस केस का क्या होता हमारी नजर रहेगी। पूर्व डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट इसी आरजीकर हॉस्पिटल के अख्तर अली साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।